क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या है, देखो बस स्टेटमेंट नाम याद रखना और कुछ नहीं है इसका। ठीक है, इन्होंने स्टेटमेंट क्या था दिया था, इट इज इम्पॉसिबल टू impossible for a self-acting machine, okay, that transfer energy from cold junction to hot junction, ओके, या हॉट रिजर्वायर बोलते हैं बेसिकली, जंक्शन नहीं बोलते, रिजर्वायर बोलते हैं। हॉट रिजर्वायर टू कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। ठीक है, इन अदर वर्ड वी कैन से हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ नेचुरली, heat cannot flow by itself from a colder to a hotter body। मतलब क्या होता है, देखो इसका सिंपल स्टेटमेंट है कि जनरली हीट कैसे फ्लो करती है, हीट फ्लो करती है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, नेचुरली फ्लो करती है। इसके लिए तुमको कोई एक्सटर्नल वर्क करने की जरूरत नहीं है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट नेचुरली फ्लो करती है। ठीक है, तो लेकिन अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, मतलब हीट को अगर फ्लो करना है लो टू हाई, तो विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क नहीं हो सकता है। दैट इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ओके, हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ मतलब नेचुरली। ओके, हीट कैन नॉट फ्लो बाय इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी नेचुरली हीट फ्लो नहीं कर सकती है। अगर तुमको हीट फ्लो करवाना है तो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, विदाउट डूइंग एक्सटर्नल वर्क नहीं हो सकती है। ओके, सेम इट इज इम्पॉसिबल फॉर सेल्फ एक्टिंग मशीन, कोई ऐसा मशीन नहीं बना सकते हो दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर टू हॉट रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर से हॉट रिजर्वायर में नेचुरली हीट को फ्लो नहीं कर सकते। दैट इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। ये सब साइंटिस्ट का नाम है, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में दो साइंटिस्ट है, एक पहला केल्विन और दूसरा केल्विन एक है, प्लांक एक है। तो दो साइंटिस्ट है, दोनों ने मिलकर एक स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या है, बस नेम याद रखना है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी हीट इंजन टू कन्वर्ट all the heat energy into useful work। इसका स्टेटमेंट क्या है, देखो, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी मशीन, किसी भी मशीन के लिए ये इम्पॉसिबल है फॉर हीट इंजन टू कन्वर्ट ऑल द हीट एनर्जी इनटू वर्क। मतलब अगर तुम्हारे पास 200 जूल वर्क एनर्जी है, अगर तुम्हारे पास 200 जूल ऑफ एनर्जी है, इस 200 जूल को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर तुम्हारे पास 200 जूल ऑफ एनर्जी है, इसको वर्क में कन्वर्ट करोगे तो टोटल 200 जूल में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट होगा, कुछ पोर्शन, अगर 200 जूल एनर्जी है, इसको अगर वर्क में कन्वर्ट करोगे तो लेट सपोज वर्क में 150 जूल ही कन्वर्ट होगा। 50 जूल एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है, लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है। ठीक है, मतलब 200 जूल को 200 जूल एनर्जी को 200 जूल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब एफिशिएंसी कभी भी 100% नहीं होती है। ठीक है, और इन अदर वर्ड, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ एनी मशीन कैन नॉट बी 100%,
किसी का एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकता है, कोई भी मशीन का, ठीक है। इवन किसी स्टूडेंट का भी एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। हम तुमको जितना पढ़ाएंगे तो टोटल बात तुम समझ जाते हो क्या? नहीं समझते हो, ठीक है। पूरा क्लास में जितना पढ़ाएंगे एक घंटे में, तो सारा कंसेप्ट तुम्हारा समझ में आएगा? आ जाएगा? नहीं आएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पे तुमको समझ में नहीं आएगी वो चीज, ठीक है। मतलब हम जितना डिलीवर करेंगे उतना तुम सारा एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम्हारी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती है, ठीक है। तो किसी भी इंसान का एफिशिएंसी 100% नहीं होता है। सिमिलरली किसी भी मशीन की भी एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। जितना तुम एनर्जी दोगे तो सारा एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। किस में लॉस होती है? लाइट के फॉर्म में लॉस होती है, ठीक है, हीट के फॉर्म में लॉस होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है। तो एनर्जी को आप कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जितने सारे मशीन होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो चाहे मैकेनिकल अप्लायंसेस हो, जितने सारे अप्लायंसेस हैं, किसी भी अप्लायंसेस की एफिशिएंसी 100% नहीं होती है। कहीं ना कहीं क्या होती है, उसकी एफिशिएंसी कम होती है, 100% से कम होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम जितना भी अप्लायंसेस अभी तक बना हुआ है, सारे अप्लायंसेस में मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है, मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है, जितने सारे अप्लायंसेस अभी तक बने हैं, सारे अप्लायंसेस में मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है ये ट्रांसफार्मर की होती है। ट्रांसफार्मर जो है तो तुम्हारे रोड साइड के बगल में लगा होता है, वो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है, और बाकी जितने सारे अप्लायंसेस लेंगे सबकी एफिशिएंसी कम होती है। ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 99% तक होता है, ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 99% तक आती है, ठीक है। बाकी जितना सारा डिवाइस देखेंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या मैकेनिकल अप्लायंसेस, सबकी एफिशिएंसी कम होती है, ओके। तो दिस इज केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। तो बस ये पूछा जाएगा एफिशिएंसी कितना 100% है, कौन किसका स्टेटमेंट है, ठीक है। कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में टेम्परेचर फ्लो नहीं करेगा, किसका स्टेटमेंट है, बस ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। तो दो प्रोसेस और आती है, उसको हम लोग देखते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके, और दूसरी आती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये केमिस्ट्री पढ़े होगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में आती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? ए प्रोसेस which can be retrace back in such a way that the system passes through the state as in direct process, and finally acquire the initial condition. रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, फिर से देखो स्टेटमेंट। ए प्रोसेस व्हिच कैन बी रिट्रेस बैक in such a way that the system passes through the state as in direct process and finally acquire the initial condition। मतलब समझ लो यहाँ से स्टार्ट किया कोई प्रोसेस, ठीक है, यहाँ से गया ये आइसोबारिक प्रोसेस में, ठीक है, फिर ये चला गया इधर से आइसोकोरिक प्रोसेस में, ठीक है, रिट्रेसेस बैक एक पाथ, ऐसे चला गया, मान लो ये फाइनल प्रोसेस आ गया। अब यहाँ से फिर क्या होगा, ये अपने पाथ को रिट्रेस करेगा, देखो लिखा हुआ है रिट्रेस, दैट इज रिवर्सिबल, मतलब फाइनल पोजीशन से फिर ये मूव करेगी ऐसे। आइसोकोरिक प्रोसेस था ये, आइसोकोरिक, तो फिर ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, आइसोकोरिक, फिर आइसोबारिक था तो ये प्रोसेस कैसा होगा, फिर आइसोबारिक, लौट के फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से आ जाएगा, ओके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। सेकंड याद रखेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, वेरी स्लो प्रोसेस होती है, दिस इज द वेरी स्लो प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है। कंडीशन,
इरिवर्सिबल बाद में देखेंगे, है ना। तो दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कैसे आइडेंटिफाई करोगे रिवर्सिबल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर तुम्हारा काफी स्लो प्रोसेस है, कोई ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन या कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें काफी टाइम लग रहा है ना, तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, काफी स्लो प्रोसेस होगा। कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फर्स्ट कंडीशन इज देयर शुड नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी। रिवर्सिबल प्रोसेस में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होता है, ओके। देयर शुड बी नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू कंडक्शन, ड्यू टू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। डिसिपेशन का मतलब लॉस ही होता है, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, अगेंस्ट एनी रेजिस्टेंस, ओके, फ्रिक्शन और विस्कोसिटी, ठीक है। कहने का मतलब है किसी भी मेथड से एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है तो वो कैसा प्रोसेस कहलाएगा, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। जैसे कंडक्शन प्रोसेस, कन्वेक्शन प्रोसेस या डिसिपेशन, यानी कहने का मतलब है रेजिस्टेंस में फ्रिक्शन भी क्या होती है, मोशन के अपोजिट होता है, तो फ्रिक्शन में भी एनर्जी लॉस होती है। विस्कोसिटी भी क्या करती है, मोशन के अपोजिट होता है, विस्कोसिटी में लॉस करती है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस उसमें नहीं होनी चाहिए, इस प्रोसेस में कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज नो हीट एनर्जी, नो हीट एनर्जी should be converted into magnetic or electrical energy, ठीक है। हीट एनर्जी को मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो हीट एनर्जी का आने का मतलब है ये स्केलर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और जब मैग्नेटिक फील्ड में जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो हीट एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है, या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन इज द सिस्टम must always in thermal equilibrium, thermal, mechanical and chemical equilibrium। तो सिस्टम होना चाहिए, ये सिस्टम हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए और केमिकल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, ठीक है। दीज आर द कंडीशन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। समझ में? एग्जाम्पल रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जैसे आइस इज कन्वर्ट इनटू वाटर फिर से आइस में कन्वर्ट हो जाती है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ओके। वाटर से स्टीम बनाओ, स्टीम से फिर क्या होती है, वाटर बन जाती है, दिस इज रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। थर्ड, स्लो compression and expansion of ideal gas at constant temperature, ठीक है। अगर स्लोली गैस को कंप्रेस करेंगे, गैस को एक्सपेंड करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या कहलाता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, है समझ में? नेक्स्ट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट नाम याद रखना है, कभी कभी आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये सब नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस, in this process system does pass through the same intermediate
intermediate state as in the direct process, as in the direct process। ठीक है, नेचर में जितने सारे प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस जो भी होते हैं, सिंपल याद रखेंगे, नेचुरल प्रोसेस, नेचर में जो भी प्रोसेस होती है, ठीक है, नेचुरल या ऑल नेचुरल प्रोसेस, सिंपल लिखो, ऑल नेचुरल प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। नेचुरल प्रोसेस जो भी होते हैं सारे कैसे होते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल, सपोज ये मान लो माउंटेन है, मान लो ये माउंटेन है ना, दिस इज माउंटेन, माउंटेन पे कोई स्टोन रखा हुआ है, दिस इज द स्टोन। तो माउंटेन से जो ये स्टोन नीचे आएगा, माउंटेन से ये स्टोन नीचे आया ग्राउंड पे, दिस इज ग्राउंड, है ना। तो माउंटेन से अगर ये ग्राउंड स्टोन नीचे आ गया, ये कैसा प्रोसेस है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सोचो, ये स्टोन तो नीचे आ गया, अब ये स्टोन जो यहाँ पे आया था, स्टोन खुद से ऊपर जा सकता है क्या? अपने आप स्टोन चला जाएगा ऊपर? नहीं जाएगा। ये नेचुरल प्रोसेस है, बाय गॉड होती है ये। ठीक है, जैसे रेन, जैसे मान लो रेन हो रही है ना, तो रेन हो रही थी, वाटर ड्रॉपलेट नीचे आ रही है, दिस इज द नेचुरल प्रोसेस, बाय नेचर होती है, बाय गॉड होती है, नेचुरल प्रोसेस है। तो ये जो रेन ड्रॉप ग्राउंड पे आया बाय रेनिंग, रेन के थ्रू, तो ये जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे से ऊपर जा सकता है क्या? अपने आप सेल्फ जा सकती है बिना अप्लाइंग फोर्स, नीचे से ऊपर जा सकता है? नहीं जा सकता है, दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है? नेचुरल प्रोसेस जो भी है, नेचर में जो कुछ भी होती है बाय गॉड, वो नेचुरल प्रोसेस होती है। जैसे मान लो ये ट्री है, सपोज दिस द ट्री, ये ट्री है, ट्री से मान लो कोई लीफ, ठीक है, लीफ टूट के नीचे आ गया, अब ये जो लीफ आई है, ये लीफ खुद से ऊपर लग सकता है क्या ट्री में? नहीं लग सकती है, दिस इज द इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, जैसे मान लो आटा ले लो, आटा से रोटी बनाते हो, ठीक है, तो आटा से रोटी बनाते हो तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आटा से रोटी बन जाएगा, लेकिन रोटी से फिर आटा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मिल्क ले लो, मिल्क से कर्ड बना दो, दही बना दो, कर्ड से फिर मिल्क बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, तो ऐसा प्रोसेस जो अपने पाथ को फिर से रिट्रेस नहीं करेगी, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल प्रोसेस। आज समझ में? ठीक है, तो जनरली नेचुरल प्रोसेस में पूछा बोला जाता है, जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, तो नेचुरल प्रोसेस सारे कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। ओके, अब इसमें दो पार्ट पड़ा, बस डेफिनेशन है, डेफिनेशन याद रखना है बस। अब इसमें दो कंसेप्ट और है, ठीक है, दो कंसेप्ट है, किसका काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन उसी से पूछा जाता है, सेकंड लॉ से। ठीक है, तो फर्स्ट कंसेप्ट आती है इसका, याद रखेंगे, हीट इंजन, हीट इंजन, ठीक है, और सेकंड कंसेप्ट आता है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर जो हमारे घर में है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, वही रेफ्रिजरेटर या फ्रिज जो बोलते हैं उसको, ठीक है, और हीट इंजन, ये दो तरह का बेसिकली डिवाइसेस है, इसके बारे में हमें डिटेल में पढ़ दिए। ठीक है, इसको देख लो, यही इसी से क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल, ये दोनों में से कोई एक न्यूमेरिकल आता ही आता है, गारंटी, आना ही आना है। ठीक है, अब दोनों को वन बाय वन देख लेते हैं। ठीक है, हीट इंजन क्या है? हीट इंजन, हीट इंजन क्या होती है? इट इज द डिवाइस used to convert heat energy into mechanical energy, heat energy into mechanical energy। हीट एनर्जी से क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, इज कॉल्ड हीट इंजन, इज कॉल्ड हीट इंजन। पहले देखोगे ट्रेन, इलेक्ट्रिकल ट्रेन देखते हो आजकल, इलेक्ट्रिकल ट्रेन देखते हो, डीजल ट्रेन देखते हो, ठीक है,
पहले जो था हम लोग के समय में, बहुत छोटे जब पूछोगे पापा सबसे, कोयले की ट्रेन चलती थी, ठीक है, आया समझ में? कोयले की ट्रेन चलती थी, मतलब ट्रेन में, ट्रेन के अंदर क्या करते थे, कोल को बर्न करते थे, ठीक है, कोल को बर्न करते थे। इस बर्न कोल से जो भी एनर्जी आती थी, इससे वाटर को क्या करते थे, वाटर को बॉयल करते थे। वाटर बॉयल करने से वेपर बनती है, ठीक है। इस वेपर से, वेपर के प्रेशर से क्या होती है, ट्रेन चलती थी, ठीक है, कोयले की ट्रेन। अभी भी देखो कहीं कहीं तुमको म्यूजियम, अब तो म्यूजियम में मिलता है, ये म्यूजियम में एज ए 100 पीस में रखा होता है, ठीक है। तो आज से लगभग 30 ईयर या 40 ईयर पहले कोयले की ट्रेन चलती थी, 30 ईयर पहले रिसेंटली, इवन उड़ीसा में भी चलता है, अभी भी कहीं ना कहीं चलता होगा, ठीक है। या कहीं कहीं तुम यहाँ पे देखोगे, जू में देखोगे, ठीक है, जू में कहीं कहीं तुमको कोयले की ट्रेन मिल जाएगी, बच्चों को चढ़ाने के लिए वहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। सो जो बेसिकली कोल्ड ट्रेन है, कोयले की जो ट्रेन है, ये कैसा है, हीट इंजन है। कहने का मतलब है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कोयले को बर्न करते हैं, मतलब बर्न करने के बाद हीट एनर्जी, इससे क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी करने का मतलब है ट्रेन रन करती है, मैकेनिकल वर्क होती है, ओके। सो ये बेसिकली कैसा होता है, हीट इंजन इज एग्जांपल ऑफ कोल्ड ट्रेन, ठीक है। तो कोयले की जो ट्रेन है बेसिकली हीट इंजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल हम लोग देखते हैं। So heat engine is the device that used to convert heat energy into mechanical energy. Okay. नेक्स्ट इसका प्रोसेस क्या होती है, इसका एक बेसिकली डिवाइस है, पहले इसको देख लेते हैं, इसका फिगर पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये एक ब्लॉक है, और इसके साथ मैंने एक चैम्बर मैंने यूज किया, और दिस वन, ठीक है। फिर एक सर्कल यूज करूँ, दिस वन, ठीक है। फिर इसके साथ ये यूज करेंगे, ठीक है। फिर इसके साथ यूज करेंगे, इसका सिस्टम समझ लो क्या होता है, ठीक है। और फिर इसके साथ यूज करेंगे, प्रोसेस समझो क्या होता है। ये है T1 टेम्परेचर, इसको बोलते हैं सोर्स। ये है T2 टेम्परेचर, इसको बोलते हैं सिंक। ये है इंजन, दिस इज द हीट इंजन, ठीक है। तो हीट इंजन से क्या होती है, हीट इंजन क्या करता है, बेसिकली सोर्स से एनर्जी लेता है, सोर्स से एनर्जी लेता है। लेट्स सपोज Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी, सोर्स करने का मतलब मान लो इसके अंदर कोल है, कोल को तुमने बर्न किया, तो कोल को बर्न किया तो इससे एनर्जी निकलेगा, जो भी एनर्जी आएगा दैट इज कॉल्ड Q1। ये Q1 एनर्जी कहाँ जाती है, हीट इंजन में जाती है। अब हीट इंजन क्या करता है, इस Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी से कुछ मैकेनिकल वर्क करती है, कुछ मैकेनिकल वर्क करती है, ओके। दिस वन इज मैकेनिकल वर्क, और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी जो भी है ये सिंक में चला जाता है ना, Q2 सिंक में चली जाती है, ठीक है। सो Q1 अमाउंट ऑफ एनर्जी आया सोर्स से, कोयले के बर्न होने के बाद, कोयले के बर्न होने से कुछ ये मान लो ट्रेन, समझ मान लो ट्रेन है ना, ट्रेन में मैंने क्या किया, कोल को बर्न किया, कोल को बर्न करने के बाद एनर्जी आ गई 100 जूल, ट्रेन के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हुई 100 जूल। इस 100 जूल से क्या हुआ, ट्रेन रन किया, ट्रेन रन करने का मतलब मैकेनिकल वर्क। तो रनिंग ट्रेन में कितना एनर्जी खर्चा हुआ, मान लो 75 जूल, ठीक है। और जो 25 जूल है ये क्या हो जाएगा, 25 जूल सराउंडिंग में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। ये साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाती है, लाइट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी लॉस हो जाती है। तो 100 जूल एनर्जी तुमने प्रोड्यूस किया, जनरेट किया, 75 जूल से क्या हुई, ट्रेन रन की, और 25 जूल लॉस हो गया। तो ये जो 25 जूल है ये कहाँ चला जाएगा, सिंक में, ओके। और ये W आया समझ में। तो दिस इज बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन, सिंपल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं इसमें, ठीक है, और कुछ नहीं है। सो ये जो तुम्हारा वर्क होगा, सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क, ये Q1 आया, Q2 चला गया सिंक में, तो वर्क मतलब W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2, ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ वर्क होगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है। ये अमाउंट ऑफ वर्क इसमें होती है। सो दिस इज द सिस्टम, ठीक है। इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज में फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि टेबलर फॉर्मेट लिख देते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब इसको फिर से 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं, नहीं तो ये काम करो तो बैक पेज में ही कर देते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड कर देते हैं।
ओके, सो दिस इज द हीट इंजन, है ना। कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी अरे यार, there should be reservoir at constant higher temperature, constant higher temperature मतलब T1, ये T1 टेम्परेचर, ओके, T1 from which heat is extracted, okay, it is called source, ओके। सोर्स क्या होती है? ऐसा रिजर्वायर जहां का क्या होती है, जहां से एनर्जी हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एनर्जी निकालते हैं, दैट रिजर्वायर इज कॉल्ड सोर्स। और सोर्स का टेम्परेचर क्या होती है? हमेशा ज्यादा होता है। सोर्स का टेम्परेचर क्या होती है? हमेशा ज्यादा होती है। मतलब सोर्स का मतलब T1 का टेम्परेचर सिंक के टेम्परेचर से क्या होगी? ज्यादा होगी, ओके। So there should be reservoir at constant temperature, that is T1, constant higher temperature, that is T1, from which heat is extracted, it is called source, ये क्या है? source। Now second, working substance, ठीक है। वर्किंग सब्सटेंस कहने का मतलब है ये जो तुम्हारा वर्क हो रही है ना, तो वर्किंग सब्सटेंस which undergoes thermodynamic cyclic changes, ओके, इस जनरली क्या यूज करते हैं? आइडियल गैस, ठीक है। तो गैस यूज किया जाता है, वही गैस क्या करती है? थर्मोडायनामिक वर्क करती है, ओके। जैसे यहाँ पे वर्क हो रहा है, देखो Q1 - Q2। नेक्स्ट है थर्ड इज सिंक के बारे में। सिंक क्या होती है? there should be a reservoir at constant lower temperature, ठीक है। यहाँ देखो क्या लिखा? हायर टेम्परेचर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा? लोअर टेम्परेचर, ओके। कांस्टेंट लोअर टेम्परेचर, that is T2, to which heat can be rejected, it's called सिंक। तो ये क्या है? सिंक है। तो सिंक में देखो हीट को ऐड करता है, इससे जो भी हीट निकला, हीट कहाँ चले जाएगी? इसमें चले जाएगी, ओके। तो दिस इज कॉल्ड सिंक। क्या समझ में? नेक्स्ट पॉइंट याद रखनी है, सोर्स और सिंक की, सोर्स एंड सिंक हैविंग वेरी हाई थर्मल कैपेसिटी, सोर्स और सिंक का थर्मल कैपेसिटी क्या होती है? वेरी हाई होती है, जनरली इनफाइनाइट होती है ना। इनफाइनाइट करने का मतलब है सोर्स से अगर तुम कितना भी एनर्जी निकालोगे तो इसकी टेम्परेचर फॉल नहीं करती। इनफाइनाइट करने का मतलब है इफ एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी withdrawn and any amount of heat can be withdrawn from the source, ठीक है, without fall in temperature। जनरली क्या होती है, अगर कोई एनर्जी रिलीज करेगा तो टेम्परेचर उसका फॉल करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होती है, सोर्स और सिंक का जो हीट कैपेसिटी है इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर इससे कितना भी अमाउंट ऑफ हीट तुम निकालोगे, इसका टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। इसका T1 अगर मान लो 500 केल्विन है ना, एनर्जी से निकाल रहे 1000 कैलोरी, फिर भी इसका टेम्परेचर फॉल नहीं होगा, टेम्परेचर 500 कैलोरी जाएगा। एनर्जी से निकालो 2000 कैलोरी, फिर भी इसका टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। एनर्जी निकालो 10,000 कैलोरी, फिर भी इसकी एनर्जी टेम्परेचर फॉल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके पूछा जाता है कि अगर तुम सोर्स और सिंक से तुम एनर्जी विड्रॉ करेंगे तो टेम्परेचर कितना फॉल करेगा? टेम्परेचर कुछ भी फॉल नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी हीट कैपेसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। नाउ नेक्स्ट इज एफिशिएंसी। तो पहले देखो, पहले इसमें मैंने अब आते हैं, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। नाउ कम टू कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन क्या है? देखो वर्क। तो यहाँ से Q1 एनर्जी आया, ये कुछ वर्क किया, और रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी Q2 कहाँ चला जाएगा? सिंक में। सोर्स से कितना एनर्जी निकाले मैंने? Q1। सोर्स का टेम्परेचर T1, सिंक का टेम्परेचर T2। तो वर्क का वैल्यू क्या होगा? वर्क कितना होगा कि जितना आ रहा था जितना चला गया, तो जो रिमेनिंग बचा वही वर्क होगा। तो वर्क कितना हो जाएगी? Q1 माइनस Q2, दिस इज द वर्क। ठीक है, नेक्स्ट इसमें फाइंड करना होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी पूछा जाता है क्वेश्चन में, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, तो एफिशिएंसी का जो सिंबल होती है ईटा होता है, ईटा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज, डेफिनेशन देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल हीट supply to engine, ratio of total heat supply to total heat converted into work, ऐसा लिखो, it is the ratio of total heat converted into work to the heat extracted from source। मतलब क्या? एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क, मतलब वर्क में कितना एनर्जी कन्वर्ट हुआ, दैट वर्क बाय टोटल एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से कितना एनर्जी ले रहे हो? तो सोर्स से कितना एनर्जी ले रहे हैं? Q1। तो W बाई Q1 याद रखेंगे, W बाई Q1 दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। ठीक है, अब W इक्वल टू क्या ले सकते हो? देखो, W इक्वल टू ये ले सकते हैं, तो W इक्वल टू क्या लिखेंगे? Q1 माइनस Q2 बाई Q1। सही है। अब देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है? MS डेल्टा थीटा। ठीक है, मास इंटू एस, ये क्या होती है? हीट कैपेसिटी। याद करो, मैंने हीट कैपेसिटी बताया था कैलोरीमीटर में, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी तो वेरी लार्ज है, दिस इज वेरी लार्ज। तो जो तुम्हारा इस फॉर्मूले से देखो, Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा का मतलब क्या होती है? टेम्परेचर। मतलब Q जो है ये टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, इसका मतलब Q1 के क्रॉसपोंडिंग कौन सा टेम्परेचर है? T1। और Q2 के क्रॉसपोंडिंग कौन सा टेम्परेचर है? T2। तो Q1 को क्या ले सकते हैं? T1 माइनस Q2 क्या ले सकते हैं? T2 बाय Q1 क्या ले सकते हैं? T1। दिस इज द एफिशिएंसी फॉर्मूला। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए ये फॉर्मूला याद रखोगे। ठीक है, हीट इंजन के लिए एफिशिएंसी। और एक पॉइंट याद रखना है हमें क्वेश्चन बनाते वक्त, है ना, T1 एंड T2 क्या होना चाहिए? ऑलवेज इन केल्विन, ऑलवेज केल्विन में यूज करना है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड हीट इंजन। नेक्स्ट आता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये है तुम्हारा हीट इंजन। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर। बस इस फॉर्मूला याद रखना है, इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये जो रिजल्ट है इसी रिजल्ट से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इज रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है? रेफ्रिजरेटर मतलब जो तुम्हारे घर में यूज कर रहे हैं, जो तुम्हारे घर में जो फ्रिज है, उसी का कंसेप्ट है। ठीक है, तो फ्रिज के अंदर क्या होता है? सोचो, फ्रिज के अंदर क्या होता है? सिंपल सा डायग्राम समझो। ये मान लो फ्रिज है तुम्हारे घर के अंदर, ये फ्रिज है ना। फ्रिज के अंदर क्या होता है? टेम्परेचर कोल्ड होता है, और ये रूम है, तो रूम का टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। रूम का टेम्परेचर हाई होता है, फ्रिज का टेम्परेचर कम होता है, इसका टेम्परेचर लो होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा डिवाइस है जिसके अंदर टेम्परेचर हमेशा कम होता है। ठीक है,
तो ये बेसिकली क्या करती है, यही रेफ्रिजरेटर है। इसके अंदर क्या होती है, कभी देखोगे इसके अंदर तो कोल्ड होता है, इसके बाहर में अगर देखोगे तो फ्रिज के बैक साइड देखना काफी हीट होती है ना। ये एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करती है, और ये एनर्जी क्या होती है, सराउंडिंग में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अगर मान लो किसी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, और किसी की टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब हीट इसके पास ज्यादा है, किसी की टेम्परेचर कम है इसका मतलब हीट इसके पास कम है। तो फ्रिज के अंदर अगर टेम्परेचर कम है इसका मतलब इसके अंदर हीट क्या है, कम है। ठीक है, रूम का टेम्परेचर अगर ज्यादा है इसका मतलब रूम की एनर्जी क्या है, रूम की हीट एनर्जी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो फ्रिज क्या करता है, फ्रिज के अंदर, फ्रिज बेसिकली क्या करती है, जब हम लोग ऑन करते हैं फ्रिज को, जब स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, तो फ्रिज के अंदर क्या होती है, इसमें पीछे देखो गैस फिलअप किया जाता है, फ्रिज में गैस फिलअप करते हैं। ठीक है, वो गैस बेसिकली वर्क करता है, और वो गैस क्या करता है, फ्रिज के अंदर से जितने भी हीट एनर्जी है उस हीट एनर्जी को ये बाहर रिलीज करता है। ठीक है, हीट एनर्जी क्या करती है, घर से बाहर, फ्रिज से बाहर क्या करती है, हीट एनर्जी को रिलीज करती है। ठीक है, तो फ्रिज के अंदर क्या होता है, फ्रिज तुम्हारा कोल्ड होता है। सिमिलरली एक घर है, इस घर में हम लोग एसी लगाते हैं, एसी लगाते हैं, एसी लगाने से क्या होती है, घर मेरा कोल्ड होता है। कैसे कोल्ड होता है, एसी ऑन करने के बाद क्या करती है, एसी क्या करती है, इस घर में जितनी भी हीट एनर्जी है, इस हीट एनर्जी को ये क्या करती है, बाहर रिलीज करती है, हीट एनर्जी को बाहर रिलीज करती है। तो हीट एनर्जी को कैसे बाहर रिलीज करेगा, एसी क्या करती है, हॉट एयर, सॉरी कोल्ड एयर, हीटिंग, एसी क्या करती है, कोल्ड एयर घर में रिलीज करती है। तो कोल्ड एयर जब रिलीज करेगा तो इसके अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, फॉल करेगा। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर या एसी बेसिकली दोनों का सेम प्रोसेस है। तो एसी जो आया है, एसी रिसेंट एक्सपेरिमेंट है। एसी जो आया है 20 साल 25 साल से एसी आ रहा है, उससे पहले तो एसी था नहीं, उससे पहले रेफ्रिजरेटर था, सबसे पहले रेफ्रिजरेटर आया, उसके बाद एसी आया। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर बहुत पहले से यूज हो रहा है, 30 ईयर 40 ईयर से, लेकिन एसी का एडवांसमेंट रिसेंटली हुआ है। ठीक है, तो एसी का देख लो, एसी का कैसा होता है फिगर, रेफ्रिजरेटर का कैसा होता है। रेफ्रिजरेटर का ये ब्लॉक डायग्राम, डायग्राम दोनों का सेम तरह का है, थोड़ा सा का डिफरेंस है बस, रिवर्स प्रोसेस होता है बस, और सारा डायग्राम क्या है इसका सेम है, एक ऐसा और फिर ये। ठीक है, ये एसी है, एसी में भी सेम सिस्टम है। ये क्या कहलाएगा, सोर्स, ये क्या कहलाएगा, सॉरी यहाँ पे भी मैंने बनाया एक, ठीक है, ये क्या हो जाएगी, सिंक, दिस इज सिंक, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T1, और ये क्या है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर, दिस इज